Hello guys, this is Anju Rajput from Commerce World and we are back with the new chapter Private, Public and Global Enterprises. और इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप्स के एंटरप्राइजेस के बारे में पढ़ेंगे जो कि हैं प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो देखने के बाद इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलो समझते हैं first topic, that is private sector enterprises. The private sector consists of business owned by individuals or group of individuals. और ये जो various forms of private organizations हैं वो है joint Hindu family business, cooperative societies, company, joint stock companies, partnership, sole proprietorship, और इन सब के बारे में हम लेसन नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी समझना है या देखना है तो हमारी लेसन 2 के वीडियोस को आप जरूर देखिए। लेकिन मैं प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के जल्दी से फीचर्स बता देती हूँ जो कि आपको हेल्पफुल रहेंगे प्राइवेट एंटरप्राइजेस क्या होती हैं। तो फर्स्ट फीचर जो है इट इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। इसका मतलब ये हो गया जो जितने भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या एंटरप्राइजेस हैं वो या तो सिंगल इंडिविजुअल चलाता है या बहुत सारे इंडिविजुअल मिलके एक कंपनी या पार्टनरशिप या जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाते हैं और उसको वो बिजनेस एक्टिविटीज चलाते हैं। सेकंड जो इसका फीचर है वो है द ओनर्स प्रोवाइड कैपिटल फॉर द एंटरप्राइज। जो भी प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस होती हैं उनके जो ओनर्स होते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट वही ओनर्स करते हैं इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस में। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल इंडिविजुअल होता है, पार्टनरशिप में डिफरेंट पार्टनर्स मिलके कैपिटल इन्वेस्ट करके एक पार्टनरशिप फॉर्म बनाते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी में एक कंपनी तभी बनती है जब डिफरेंट मेंबर्स उसके पार्टनर बनने के लिए तैयार होते हैं और डिफरेंट अपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं। जॉइंट इंटर फैमिली जो है वो हेरिडेटरी टाइप ऑफ बिजनेस है जिसमें बाय बर्थ आप एक मेल मेंबर जॉइंट इंटर फैमिली का बिजनेस मेंबर बन जाता है। इसी तरीके से तो कोई भी जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस है उसमें जो ओनर्स होते हैं वही कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करते हैं। थर्ड है द ऑब्जेक्टिव इज टू मेक प्राइवेट गेन्स एंड जनरेट वेल्थ। प्राइवेट एंटरप्राइजेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट फॉर देयर इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड जनरेट वेल्थ फॉर देमसेल्व्स। फोर्थ जो इसका फीचर है वो है द मैनेजमेंट इज डन by the owners or by hired professional management employees। या तो इन प्राइवेट सेक्टर के जो मैनेजमेंट होती है प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस में या ओनर्स खुद चलाते हैं एंटरप्राइजेस को या ओनर्स हायर करते हैं एक्सपर्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स को जो कि उनके एंटरप्राइजेस उनके बिहाफ पे चलाते हैं। नेक्स्ट इसका फीचर है द मैनेजमेंट इज अकाउंटेबल टू ओनर्स फॉर द रिजल्ट। और जो भी इन एंटरप्राइजेस में मैनेजमेंट काम करती है मैनेजमेंट में कौन कौन आ जाता है? जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर आ जाते हैं, मैनेजर्स आ जाते हैं, डिपार्टमेंटल हेड्स आ जाते हैं, इंडिविजुअल मैनेजर्स आ जाते हैं, सीईओ आ जाते हैं। ये सारे जो मैनेजमेंट के एम्प्लॉयज हैं दे आर डायरेक्टली अकाउंटेबल for their activities to the owners of the private enterprises। और लास्ट इसका फीचर जो मैं आपको बताऊंगी वो है the financial management is in the hands of the owners। जो भी फाइनेंस जिस तरीके का भी फाइनेंस हमने बिजनेस प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस में लगाना है या चलाना है या जो भी फाइनेंस हमने इन्वेस्ट करना है या खरीदना है कुछ वो सारा ओनर्स के हैंड्स में होता है और वो अपना डिसीजन लेके ही ये फाइनेंस डिसीजन लेते हैं।
अब नेक्स्ट टाइप का जो एंटरप्राइज, तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या होती है? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस वो होती हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या दोनों गवर्नमेंट मिलकर जो ऑर्गेनाइजेशंस को चलाते हैं उनको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और ऑर्गेनाइजेशंस। और जो गवर्नमेंट इसमें पार्टिसिपेट करती है वो इकोनॉमिक कंट्री के इकोनॉमिक एक्टिविटी में हेल्प करती है थ्रू दिस एंटरप्राइजेस। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं, वो है 3 टाइप्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, जो कि है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस एंड गवर्नमेंट कंपनी। फीचर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, इसके जो फीचर्स है वो फर्स्ट फीचर ये है कि कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और बाय बोथ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। जो भी इन टाइप्स की एंटरप्राइजेस में कैपिटल इन्वेस्ट होता है, या तो स्टेट गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है या सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है या दोनों गवर्नमेंट्स मिलके कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। और इस सेकंड फीचर जो है कि इस टाइप की एंटरप्राइजेस जो बनाई जाती हैं वो पब्लिक वेलफेयर और उनकी सर्विस के मोटिव से बनाई जाती हैं, ना कि प्रॉफिट अर्निंग मोटिव से। थर्ड फीचर ये है कि मैनेजमेंट और कंट्रोल जो होता है इन टाइप्स की एंटरप्राइजेस का, वो गवर्नमेंट के हैंड्स में होता है। गवर्नमेंट का इनके ऊपर पूरा कंट्रोल होता है, जो कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होती है। और लास्ट जो इसका फीचर है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का, वो ये है कि दिस एंटरप्राइजेस आर अकाउंटेबल टू पब्लिक, कि अगर पब्लिक इन एंटरप्राइजेस के बारे में कुछ भी जानना चाहती है या उनको इनके अकाउंट्स के बारे में देखना है या इनकी रिपोर्ट चाहिए, तो दे आर अकाउंटेबल टू पब्लिक। तो फर्स्ट टाइप का जो पब्लिक एंटरप्राइज है वो है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स। तो आज हम डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स के बारे में पढ़ेंगे कि इनके फीचर्स क्या होते हैं, मेरिट्स क्या हैं और डिमेरिट्स क्या हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के। So these are established as departments of a ministry and are financed, managed and controlled by either central government or the state government. तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होती क्या है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स वो होती हैं जो कि एक मिनिस्ट्री का एक हिस्सा होती हैं और इनका जो पूरा कंट्रोल होता है या मैनेजमेंट होता है या तो स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल जो है वो आपको मैं बताती हूँ, जैसे इंडियन रेलवेज है और पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट है। ये सारे जो हैं डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के एक एग्जांपल्स हैं जो कि मिनिस्ट्रीज के अंडर आते हैं और इनका रेलवे डिपार्टमेंट अलग है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट अलग है। अब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के हम फीचर्स पढ़ेंगे। तो फर्स्ट फीचर जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का वो है दे हैव नो सेपरेट एंटिटी। इसका मतलब क्या है कि इनके पास सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। सेकंड फीचर क्या है, फाइनेंस। इट इज फाइनेंस बाय एनुअल बजट एलोकेशन ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट एनुअल बजट ईयरली बजट देती है उसके थ्रू इसको फाइनेंस किया जाता है। और ऑल द अर्निंग्स जो भी एक डिपार्टमेंट अर्न करती है उस साल में, वो सारा गवर्नमेंट को जाता है, गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाता है। थर्ड फीचर है अकाउंटिंग एंड ऑडिट। द गवर्नमेंट रूल्स रिलेटिंग टू ऑडिट अकाउंटिंग आर एप्लीकेबल टू इट। जो भी गवर्नमेंट के रूल्स हैं ऑडिटिंग करने के लिए वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में एप्लीकेबल है, उसी के अकॉर्डिंगली इन डिपार्टमेंट का ऑडिट और अकाउंट्स चेक किया जाता है या किया जाता है। फोर्थ जो इसका फीचर है वो है स्टाफिंग। स्टाफिंग इट्स एम्प्लॉयज आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड आर रिक्रूटेड एंड अपॉइंटेड एज पर गवर्नमेंट रूल। स्टाफिंग का मतलब है कि जो भी इन
डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में एम्प्लॉयज को हम रखते हैं, सिलेक्ट करते हैं, रिक्रूट करते हैं, वो एम्प्लॉयज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज माने जाते हैं। और जैसे गवर्नमेंट डिफरेंट अदर मिनिस्ट्रीज या गवर्नमेंट जॉब्स में एप्लीकेशंस वगैरह या अपॉइंटमेंट रूल्स होते हैं, उसी तरीके से डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं उनको अपॉइंट किया जाता है। और लास्ट इसका फीचर है अकाउंटेबिलिटी। these undertakings are accountable to the concerned ministry। जैसे जो भी जो डिपार्टमेंट है, जिस मिनिस्ट्री के साथ कंसर्न्ड है, उसी मिनिस्ट्री को वो डिपार्टमेंट अकाउंटेबल है, उसी के लिए उसको अपने जो रिपोर्ट्स हैं या अपना फीडबैक है वो उस मिनिस्ट्री को देना होता है। Now we will be studying the merits of department, organizations और enterprises। तो सबसे पहला जो मेरिट इसमें है, it is more effective in achieving the objective laid down by government as it is under the direct control of government। जो भी गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के लिए, वो इजीली अचीवेबल होते हैं, इजीली अचीव कर लेते हैं इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, क्योंकि इनका डायरेक्ट कंट्रोल होता है गवर्नमेंट इनके ऊपर डायरेक्टली कंट्रोल करती है। सेकेंड मेरिट जो है, इट इज अ सोर्स ऑफ गवर्नमेंट इनकम एज इट्स रेवेन्यूज गोज टू गवर्नमेंट ट्रेजरी। जो भी इसकी इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की इनकम होती है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाती है, इसलिए इट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ इनकम फॉर गवर्नमेंट। थर्ड इसका मेरिट जो है वो ये है कि इट इज अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट फॉर ऑल इट्स एक्शंस व्हिच इंश्योर्स प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। कि क्योंकि इनका जो बजट है या जो कैपिटल इनका या फाइनेंस जो आता है वो थ्रू एनुअल बजट आता है, ठीक है, थ्रू पार्लियामेंट में जो बजट पास होता है उनके थ्रू इनका फाइनेंस आता है, इसलिए दे आर अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट। जो भी ये एक्शंस लेते हैं डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में और जो भी ये फाइनेंस यूज करते हैं, पैसा यूज करते हैं, उसका पूरा इनको जो सम अप देना होता है, अकाउंट देना होता है, वो पार्लियामेंट को देना होता है। और नेक्स्ट इसका मेरिट है, इट इज सुटेबल फॉर एक्टिविटीज वेयर सीक्रेसी एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोल इज रिक्वायर्ड लाइक डिफेंस प्रोडक्शन। और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स उन मिनिस्ट्रीज के लिए बहुत बेनिफिशियल है जहां पर सीक्रेसी मेंटेन करना जरूरी है, कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनका डायरेक्ट कंट्रोल जो होता है वो गवर्नमेंट करती है और जो सीक्रेट चीजें हैं वो बाहर लीक आउट नहीं होती हैं, इसलिए दे आर सुटेबल फॉर दिस काइंड ऑफ डिपार्टमेंट्स। जैसे एक एग्जांपल हमने यहाँ लिया, जैसे डिफेंस प्रोडक्शन, जो भी हमारे आर्मी के लिए या सोल्जर्स के लिए या हमारे डिफेंस के लिए कुछ भी प्रोडक्शन करना होता है वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर आता है। अब हम पढ़ेंगे डीमेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। तो फर्स्ट डीमेरिट्स जो हम लेंगे वो ये है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स फेल टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी व्हिच इज एसेंशियल फॉर स्मूथ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। जो इस टाइप के और इंटरप्राइजेस होते हैं, अंडरटेकिंग्स होते हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स जो होते हैं, ये फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इनको गवर्न करती है और इनको गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली ही काम करना पड़ता है, इसलिए ये फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, ये कोई भी चेंजेस नहीं ला सकते हैं अपने डिपार्टमेंट में until and unless गवर्नमेंट wants the change in the डिपार्टमेंट। जो फ्लेक्सिबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कोई भी बिजनेस को आगे ग्रो करने के लिए या एक्सपेंड करने के लिए, लेकिन इन टाइप्स के एंटरप्राइजेस में या अंडरटेकिंग्स में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं। सेकेंड डिमेरिट जो है वो है, द एम्प्लॉइज और हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स ऑफ सच अंडरटेकिंग्स आर नॉट अलाउड टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस विदाउट द अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री कंसर्न। दिस लीड्स टू डिले
delays in matters where prompt decisions are required. इसका इस पॉइंट का मतलब ये है कि क्योंकि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स जो होती हैं वहाँ जो यहाँ पर लोग काम कर रहे होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं या जो हेड्स होते हैं इस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के, उनको इंडिविजुअल डिसीजंस लेने का हक, राइट नहीं है, हक नहीं है। इनको मिनिस्ट्री के अप्रूवल के बिना कोई भी डिसीजन ये नहीं ले सकते हैं और यही कारण है जो कि एक डीमेरिट बन जाता है। कई बार जो भी अच्छे डिसीजंस होते हैं उसमें टाइम लगता है क्योंकि मिनिस्ट्री के अप्रूवल आने का इंतजार करना पड़ता है और इस कारण बहुत टाइम कंज्यूमिंग डिसीजन मेकिंग होती है जो कि एक डीमेरिट बन जाता है इस टाइप के अंडरटेकिंग्स के। थर्ड डीमेरिट इसका जो है वो है these enterprises are unable to take advantage of business opportunities. The bureaucrats over cautious and conservative approval does not allow them to take risky decisions. That means कि ये enterprises कई बार अच्छी opportunities को lose कर देते हैं क्योंकि जो भी इसमें ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो बहुत हाई लेवल पोजीशन पे लोग होते हैं, वो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव होते हैं या बहुत ज्यादा कॉशियस होते हैं, कोई भी डिसीजन लेने के लिए हेजिटेट करते हैं। अगर उनको लगता है कि ये डिसीजन एक रिस्क है तो वो डिसीजन लेने में हेजिटेट करते हैं। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि जो अच्छे अपॉर्चुनिटीज हैं वो इस टाइप के अंडरटेकिंग्स के हाथ से। नेक्स्ट जो डीमेरिट इसका है वो है रेड टेपिज्म इन डे टू डे वर्क, सॉरी, एंड नो एक्शन कैन बी टेकन अनलेस इट गोज थ्रू द प्रॉपर चैनल्स ऑफ अथॉरिटी। रेड टेपिज्म का मतलब है कि यहाँ पर जो अथॉरिटी और पावर दी जाती है उसके अकॉर्डिंगली ही काम करना पड़ता है। आप अपने डिसीजन नहीं ले सकते, अपने तरीके से काम नहीं कर सकते और कोई भी एक्शन करने से पहले पूरा इसका डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है और थ्रू प्रॉपर चैनल ऑफ अथॉरिटी से अप्रूवल लेने के बाद ही वो एक्शन या वो अपॉर्चुनिटी या वो बिजनेस एक्टिविटी आप कर सकते। नेक्स्ट डिमेरिट इसका ये है, देयर इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थ्रू द मिनिस्ट्री। क्योंकि ये इस टाइप के अंडरटेकिंग, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स मिनिस्ट्री के अंदर आती हैं तो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होता है क्योंकि और गवर्नमेंट का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है इन टाइप्स के डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, क्योंकि ये मिनिस्ट्रीज के अंडर आती हैं तो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है इनके बिजनेस एक्टिविटीज में। और जो लास्ट डिमेरिट इसका है वो है these organizations are usually insensitive to consumer needs and do not provide adequate services to them. इस टाइप के जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होते हैं ये कंज्यूमर नीड्स को इतनी अच्छी तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, उनके जो ट्रेंड्स हैं या उनके जो वांट्स हैं उनको सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं और उनको एडिक्वेट जो सही सर्विसेज हैं, अच्छी सर्विसेज हैं वो नहीं दे सकते हैं क्योंकि जो होली सोली कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के अंडर है और बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है अगर कोई भी डिसीजन लेने के लिए, तो कंज्यूमर की नीड्स कई बार अनरीच्ड रह जाती है। और मैं ये होप करती हूँ कि आपको डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आप फिर भी कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, उनको मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, योर लाइक विल बी अप्रिशिएटेड।